हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग मानवा सीजन 3 के एपिसोड नंबर 4 को। आज के एपिसोड में जिन्वू का फाइनल टेस्ट होने वाला है डबल डंजन के अंदर, और उसकी लड़ाई होगी इस सिस्टम को बनाने वाले क्रिएटर से। इस वीडियो में हम पूरे डबल डंजन आर्क को कंप्लीट करेंगे और पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत जापान में होती है, जहां यूरी ऑर्लॉफ आ चुका है। मीडिया वाले उससे पूछते हैं कि आप इस गेट को कैसे बंद करने वाले हैं, जिस पर यूरी बोलता है कि उसी टेक्निक से जो मैं हमेशा यूज करता हूं। मैं उस गेट के आसपास एक मैजिक सर्कल बना के उसे सील कर दूंगा, जिससे जब डंजन ब्रेक होगा तो कोई मॉन्स्टर उस गेट के बाहर आ ही नहीं सकेगा। मीडिया वाले कहते हैं कि क्या आप सच में अकेले ही एक एस रैंक गेट को सील कर पाएंगे? पब्लिक का कहना है कि आप लंबी लंबी फेंकते हो। यूरी कहता है कि अकेले यह काम करना तो नामुमकिन होगा, लेकिन मेरा मैजिक सर्कल अपने आसपास से भी माना ले सकता है, तो हम उसके आसपास ढेर सारा माना स्टोन लाके रख देंगे, जिससे वो मैजिक सर्कल पावर लेता रहेगा। ये एक कार स्टार्ट करने जैसा है। एक बार मैंने मैजिक सर्कल शुरू कर दिया, फिर वो माना स्टोन से पावर लेकर हमेशा चलता रहेगा। यूरी को खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस था। वो इनसे कहता है कि मैं तुम सबकी जान बचाने वाला हूँ, इस बात को हमेशा याद रखना। इधर कोरिया में गन्ही भी ये इंटरव्यू देख रहा था और बोलता है कि पता नहीं ये यूरी गेट को बंद कर पाएगा या नहीं, लेकिन अगर ये फेल हो गया तो जापान में तबाही मच जाएगी। वो जिनचुल से पूछता है कि जिन्वू आजकल क्या कर रहा है, तो जिनचुल कहता है कि वो ढेर सारे गेट्स क्लियर करने में लगा हुआ है, बल्कि वो उन एरिया के एंट्री परमिट भी मांग रहा है जो दूसरे गिल्ड्स के अंडर में आते हैं। यानी कि अकेला जिन्वू देश की बड़ी बड़ी गिल्ड्स पर भारी पड़ रहा था, कहीं वो लोग जिन्वू पर गुस्सा न हो जाएं। खैर, इसके बाद गन्ही मीटिंग के लिए यहाँ से चले जाते हैं और तभी जिनचुल को एक कॉल आता है, जिस पर उसे बताया जाता है कि वो स्कूल याद है जिस पर ग्रीन ऑर्क्स ने हमला किया था, वहाँ एक और गेट खुल गया है और उसके अंदर एक डबल डंजन मिला है। ये सुनकर जिनचुल बहुत शॉक हो जाता है और फिर उसे ये भी पता चलता है कि जिन्वू उस डबल डंजन में एंटर कर चुका है। इधर हम जिन्वू को देखते हैं जो उस डबल डंजन में आ गया था, जहाँ से उसे फर्स्ट एपिसोड में सिस्टम मिला था। जिन्वू को पता चल जाता है कि इस जगह में जितनी भी मूर्तियां हैं ये सब नकली हैं और इनमें सिर्फ एक ही जिंदा है, और ये वो स्टैच्यू है जिसने वो रूल्स वाली टैबलेट पकड़ी हुई थी कि गॉड की पूजा करो, गॉड की तारीफ करो। वो स्टैच्यू उस टैबलेट को तोड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ तक आ ही गए। जिन्वू बोलता है कि तुमने उस टैबलेट को तोड़ दिया, यानी उन रूल्स का कोई मतलब था ही नहीं। स्टैच्यू बोलता है कि पहले उनका मतलब था, लेकिन अब वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जिन्वू पूछता है कि क्या तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया है, तो स्टैच्यू कहता है कि हाँ। जिन्वू पूछता है कि क्या तुम मैजिक बीस्ट हो? स्टैच्यू बोलता है कि तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। ये पूछने की बजाय कि मैं कौन हूँ, तुम्हें पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। अब तुम्हारा फाइनल टेस्ट शुरू होगा। अगर तुम आखिरी तक अपने पैरों पर खड़े रहे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए एक इनाम होगा। दोस्तों, हम इस स्टैच्यू को आर्किटेक्ट बुलाएंगे। ये ताली बजाता है, जिससे बाकी सारे स्टैच्यू जिन्वू की तरफ अटैक करने आने लगते हैं। जिन्वू भी अब अपनी शैडो आर्मी को बाहर बुलाता है, लेकिन आर्किटेक्ट चुटकी बजाकर कहता है कि अरे तुम टेस्ट में चीटिंग नहीं कर सकते, मुझे सिर्फ तुम्हारी ताकत देखनी है। यानी कि जिन्वू इस लड़ाई में अपने शैडो सोल्जर्स को यूज नहीं कर सकता है, न ही वो हीलिंग पोशन का यूज कर अपने आप को ठीक कर सकता है। उसे ये लड़ाई सिर्फ अपने दम पर जीतनी पड़ेगी, लेकिन वो अपने हथियार यूज कर सकता है। जिन्वू कहता है कि ठीक है, फिर मैं सबको सिर्फ अपनी ताकत से ही हरा दूंगा। एक स्टैच्यू अब जिन्वू पर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन जिन्वू उसकी तलवार को पकड़ के मुक्का मार के उसे तोड़ देता है और फिर उस टुकड़े को उस स्टैच्यू की आंख में ही घुसा देता है। दूसरा स्टैच्यू अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है, तो जिन्वू अपने डैगर से उसकी कुल्हाड़ी ही काट देता है और हवा में उछलकर उसके सिर में अपने दोनों डैगर्स घुसा देता है। इसके बाद तीसरा स्टैच्यू अपने धनुष बाण से अटैक करता है, तो जिन्वू उस एरो को बीच में से काट कर उस पे एक लात मारता है और वो एरो उस स्टैच्यू के सिर को चीरते हुए निकल जाता है। जिन्वू कहता है कि मैं इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था, बल्कि मैं इसी मोमेंट के लिए जी रहा था। वहीं आर्किटेक्ट दूर खड़ा ये सब देख रहा था और वो बोलता है कि इंसानी शरीर होने के बाद भी तुम काफी पावरफुल हो गए हो। मैं सच में ये देखकर इम्प्रेस हुआ। और जिन्वू बुरी तरह से उन स्टैच्यूज को मारते जा रहा था। पहले एपिसोड में जिन्वू को लग रहा था कि ये स्टैच्यू टेलीपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब जिन्वू इनकी स्पीड को आराम से देख पा रहा था। आर्किटेक्ट बोलता है कि तुम तो काफी बड़े हो गए हो, लेकिन ये टेस्ट इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। अब यहाँ पर भूकंप जैसा आने लगता है और जिन्वू देखता है कि वो जो सबसे बड़ा स्माइल वाला स्टैच्यू था वो भी लड़ाई के लिए खड़ा हो गया है। आर्किटेक्ट कहता
है कि अब समय आ गया है गॉड की पूजा करने का। दूसरी तरफ हम गन्ही को देखते हैं, जिनसे जापान हंटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन मात्सुमोतो मिलने आया था। मात्सुमोतो कहता है कि वो जेजू आइलैंड से निकले सारे माना स्टोन्स कोरिया को देने को तैयार है, बदले में उसे जिन्वू चाहिए। वो चाहता था कि उनके देश में जो एस रैंक गेट खुला है जिन्वू आकर उसे बंद करे। गन्ही कहता है कि वो इस बारे में उससे अकेले में बात करना चाहता है और दोनों अपने ट्रांसलेटर्स को बाहर भेज देते हैं। मात्सुमोतो बोलता है कि आपको जापानीज आती है? तो गन्ही कहता है कि हाँ, मैंने बचपन में बहुत एनीमे देखे हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ। असल में गन्ही के फादर की जापान में एक दुकान थी। खैर, गन्ही अब बोलता है कि मैंने सुना है ब्लेड गिल्ड ने तुमसे अपना कनेक्शन कट कर लिया। ब्लेड गिल्ड तुम्हारे लिए ही काम करते थे और जब गोतो जिंदा था तो तुम सभी एस रैंक्स को अपनी उंगलियों पर नचाया करते थे, लेकिन अब गोतो और कई सारे एस रैंक्स मारे गए हैं, जिससे जापान इतना पावरफुल नहीं रहा कि वो एस रैंक के गेट को संभाल सके और इन सब के जिम्मेदार तुम हो। ये कहते हुए गन्ही एक रिसीवर निकालता है। ये रिसीवर इन्हें गोतो की बॉडी से मिला था। तो दोस्तों, मात्सुमोतो एक कमीना इंसान है जिसने जेजू आइलैंड मिशन के समय ऐसा प्लान बनाया था कि कोरिया के सारे हंटर्स मारे जाएं, जिससे कोरिया देश कमजोर हो जाएगा। लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ गया क्योंकि एंट किंग ने गोतो और ढेर सारे जापानी हंटर्स को मार दिया। गन्ही को अब पता चल गया है कि मात्सुमोतो ने उस समय क्या खिचड़ी पकाई थी। गन्ही गुस्से में कहता है कि तुम्हारे पापों की सजा अब जापान के लोगों को भुगतना पड़ेगी। ये कहकर वो गुस्से में उस रिसीवर को तोड़ देता है और रिसीवर के साथ साथ नीचे रखी टेबल के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गन्ही को इतने गुस्से में देख मात्सुमोतो के पसीने छूटने लगते हैं और वो डर से कांप रहा था। गन्ही अब बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसा पत्थर दिल नहीं हूँ जो एक आदमी की गलती के लिए पूरे देश को तबाह होने दूं। तुम्हें जिन्वू का शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इधर हम जिन्वू को देखते हैं जिसके पीछे अब ढेर सारे स्टैच्यूज पड़े हुए थे और वो बड़ा स्टैच्यू अपनी लेजर से जिन्वू पर अटैक करता है। जिन्वू अपनी कमांडर्स टच वाली पावर यानी कि टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके दो स्टैच्यूज को अपने सामने ले आता है, जिससे वो स्टैच्यूज उस लेजर से जल जाते हैं। जिन्वू को एक नोटिफिकेशन आता है कि उसकी कमांडर्स टच वाली पावर अपग्रेड होकर कमांडर्स अथॉरिटी बन गई है। खैर, उस लेजर से बड़ा धमाका होता है। अगर ये लेजर डायरेक्ट जिन्वू को लग जाती तो वो जिंदा नहीं बचता। तो जिन्वू को सबसे पहले इस बड़े वाले स्टैच्यू को ही खत्म करना होगा। वो स्टैच्यू जिन्वू को अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू वहां से उछलकर उसके चेहरे की तरफ जाने लगता है। वो स्टैच्यू फिर से लेजर अटैक करता है तो जिन्वू अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए कमांडर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल खुद पर ही कर देता है और उसकी लेजर से बच जाता है। जिन्वू अब उसके कंधे पर आ गया था और वो अपने डैगर निकालकर उसके चेहरे पर अटैक कर देता है, लेकिन स्टैच्यू को इससे बस कुछ खरोच ही आती है। जिन्वू अब बोलता है कि अगर मैं इसे काट नहीं सकता तो मैं इसे तोड़ डालूंगा। वो उछलकर उस दरार को पकड़ लेता है और उसमें एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे स्टैच्यू का जबड़ा ही हिल जाता है। जिन्वू उसे बार बार मुक्के मार रहा था और बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा 103 लेवल की ताकत क्या होती है। वो एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो स्टैच्यू जमीन पर जा गिरता है। जिन्वू अब वापस उन छोटे स्टैच्यूज के पास आता है और कमांडर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल कर उन सबको जमीन में घुसेड़ देता है। उसने यहाँ के सारे स्टैच्यूज को हरा दिया था। आर्किटेक्ट ताली बजाते हुए कहता है कि कमाल कर दिया। जिन्वू कहता है कि अपना प्रॉमिस याद है ना, अब मुझे सब कुछ बता दो। जिस पर आर्किटेक्ट हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि तुमने अब तक मुझे नहीं हराया। मैं तुम्हारा फाइनल टेस्ट हूँ। जिन्वू को नोटिफिकेशन आता है कि अगर उसने 10 मिनट्स में इसे नहीं हराया तो उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। जिन्वू फिर से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? तो आर्किटेक्ट कहता है कि चलो मैं बता ही देता हूँ, मैंने ही इस सिस्टम को बनाया है। मैं हूँ इसका क्रिएटर यानी आर्किटेक्ट। इधर गेट के बाहर जिनचुल आ गया था। वो अपने साथ काफी एलीट हंटर्स को भी लाया था अंदर जाके जिन्वू की हेल्प करने के लिए, लेकिन उसे गेट के अंदर से काफी भारी माना महसूस हो रहा था, जैसे कि अंदर जाते ही उसकी मौत हो जाएगी। वो पूछता है कि आसपास कोई बड़े हंटर्स नहीं है, तो उसे बताया जाता है कि हंटर्स गिल्ड पास में ही है और उनके एस रैंक हंटर्स चोई और चाहीन यहाँ आ रहे हैं। इधर आर्किटेक्ट अपने 6 पंखों को ट्रांसफॉर्म कर उन्हें हाथ बना लेता है और एकदम से जिन्वू के पास आकर उसे जोरदार मुक्का मारता है जिससे जिन्वू दूर जाके दीवार से टकराता है। उसके मुंह से खून भी निकलता है। आर्किटेक्ट फिर से उसे मुक्का मारने आता है, लेकिन जिन्वू अब उसके पंचेस को ब्लॉक करने लगता है। जो देख आर्किटेक्ट कहता है कि तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा कमाल कर रहे हो। वो एक मुक्का जिन्वू के मुंह पर मारता है, लेकिन जिन्वू भी गुस्से में एक जोरदार मुक्का आर्किटेक्ट के मुंह पर दे मारता है जिससे वो दूर हो जाता है। आर्किटेक्ट कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक इंसान से लड़ने में मुझे इतना मजा आएगा, क्योंकि मैंने कभी इंसानों को इस
लायक समझा ही नहीं था। हम देखते हैं कि आर्किटेक्ट का आधा चेहरा टूट गया था और हम उसका असली चेहरा देख पाते हैं। जिनवू सोचता है कि इसने यहाँ मुझे तब बुलाया था जब मैं 101 लेवल पर पहुंच गया था। इसे लगा होगा कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। वो आर्किटेक्ट से पूछता है कि तुमने ये सिस्टम क्यों बनाया और मुझे इसका प्लेयर क्यों चुना और इस दुनिया में आखिर हो क्या रहा है। आर्किटेक्ट कहता है कि तुम अभी क्यों जानना चाहते हो। तुम्हें लग रहा होगा कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारे सवालों के जवाब कौन देगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे मारो या नहीं, जो जवाब तुम्हें मिलने वाले हैं वो पहले से ही तय हैं। वो तब से तय हैं जब से मैंने सब कुछ डिजाइन किया था। जिनवू पूछता है कि तुमने ये सब डिजाइन कैसे किया और मुझे ये पावर्स कैसे दी। आर्किटेक्ट बोलता है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना, बल्कि मैं तो इसके खिलाफ था। मैं तो बस इस गेम सिस्टम का डिजाइनर हूँ और मेरा डिजाइन परफेक्ट है। वो फिर से जिनवू पर अटैक करने आता है। जिनवू अब उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है क्योंकि उसके हाथ ज्यादा हैं, तो उससे क्लोज कॉम्बैट में जिनवू को नुकसान होगा। जिनवू कमांडर अथॉरिटी का यूज करता है, लेकिन आर्किटेक्ट भी सेम पावर का यूज कर उसे कैंसिल कर देता है। इसके बाद आर्किटेक्ट अपने सभी हाथों में एक एक हथियार ले लेता है और उनसे एक साथ जिनवू पर हमला कर देता है, लेकिन जिनवू उसे डॉज कर देता है। वो देखता है कि उसके साथ कुछ हो रहा था और उसकी सेंसेस भी पहले से तेज हो गई थी। उसे आर्किटेक्ट का एक एक हथियार दिख रहा था और वो उसके सारे अटैक्स आराम से डॉज कर पा रहा था। आर्किटेक्ट को भी समझ नहीं आता कि ये इतना तेज कैसे हो गया और मेरे अटैक डॉज कैसे कर रहा है। जिनवू अब आर्किटेक्ट का एक हाथ ही काट देता है। आर्किटेक्ट बोलता है कि भले ही मैं एक नकली बॉडी के अंदर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे दर्द क्यों हो रहा है। कहीं इसीलिए तो तुम्हें नहीं चुना गया था। इसमें कुछ तो बात है। अब आर्किटेक्ट बहुत गुस्सा हो जाता है कि तुम सिर्फ एक मामूली इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की। वो अपने स्टोन स्टैच्यूज को वापस जगा देता है। जिनवू के पास सिर्फ 3 मिनट ही बाकी थे। जिनवू कमांडर्स अथॉरिटी का यूज कर एक बड़ा धमाका करता है और उन सब स्टैच्यूज को दूर फेंक देता है। फिर वो आर्किटेक्ट का एक और हाथ काट देता है। इसके बाद एक शील्ड वाला स्टैच्यू जिनवू के सामने आता है। ये वही स्टैच्यू है जिसने पहले एपिसोड में जिनवू की टांग काटी थी। जिनवू उछलकर उसके सिर पे एक कोहनी मारता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद वो आर्किटेक्ट के पास जाकर उसके सारे हाथ काट देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। आर्किटेक्ट बोलता है कि मैं हार गया और ये टेस्ट खत्म हुआ। उसने जिनवू को 10 मिनट्स दिए थे, लेकिन 8 मिनट्स में ही जिनवू ने उसे हरा दिया। आर्किटेक्ट अब बोलता है कि जो जवाब तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर है। जिनवू कहता है कि मेरे अंदर। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी मेमोरी में जो डेटा स्टोर है, क्या वो उसे देखना चाहेगा। जिनवू हाँ कर देता है और फिर यहाँ एक तेज रोशनी चमकती है। जिनवू अब एक अनजान जगह पर पहुंच गया था और वो आसमान में उड़ रहा था। वो अपने नीचे लाखों मैजिक बीस्ट्स को देखता है और इनमें हर तरह के मॉन्स्टर्स शामिल थे, जैसे आइस एल्व्स, हाई ऑर्क्स, गॉब्लिन्स और जायंट्स। ये सब ऊपर की तरफ देख रहे थे। जिनवू जब ऊपर देखता है तो पूरा आसमान पर्पल हो गया था। वो समझ जाता है कि ये जगह पृथ्वी तो नहीं है और अगर इतने सारे मॉन्स्टर्स एक साथ पृथ्वी पर आ गए तो पूरी मानव जाति का विनाश हो जाए। लेकिन ये यहाँ इंसानों से लड़ने नहीं आए हैं। तभी आसमान में गेट्स खुलते हैं जिसमें से ढेर सारे पंखों वाले योद्धा नीचे आने लगते हैं। इन्हें हम सिल्वर सोल्जर्स या एंजल्स कहेंगे। जिनवू को समझने में देर नहीं लगती कि ये सारे मॉन्स्टर्स इन सिल्वर सोल्जर्स से लड़ने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इन दोनों के बीच एक महायुद्ध शुरू हो जाता है। पूरी जगह इनके हथियार टकराने की आवाज गूंजने लगती है। युद्ध भूमि में खून की नदियां बहने लगती हैं। सिल्वर सोल्जर्स बहुत पावरफुल थे और वो इस युद्ध को जीत रहे थे। इन्होंने लगभग सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला था, लेकिन अचानक ही ये लोग एक एक करके रुक गए। तभी यहाँ पर किसी की एंट्री होती है जो बोलता है अराइज। जिनवू देखता है कि युद्ध भूमि में एक शैडो मोनार्क आ गया था और वो अराइज बोलकर यहाँ जितने भी मॉन्स्टर्स मरे थे उन सबको अपना शैडो सोल्जर बना के वापस जिंदा कर देता है। दोस्तों, यह है ओरिजिनल शैडो मोनार्क ऐशबॉर्न। ये शैडो मोनार्क एक घोड़े पर सवार था और बहुत ही पावरफुल लग रहा था। युद्ध में जितने भी मॉन्स्टर्स मारे गए थे वो वापस जिंदा होकर लड़ने लगे। जिनवू कहता है कि ये इतने सारे शैडो सोल्जर्स को समन कर सकता है, मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। उसकी शैडो आर्मी अब फिर से सिल्वर सोल्जर्स पर हमला कर देती है और इनके बीच ये महासंग्राम फिर से शुरू हो जाता है। मानो इनके युद्ध से धरती कांप रही थी। सिल्वर सोल्जर्स ये युद्ध जीत गए थे, लेकिन शैडो मोनार्क के आने से बाजी पूरी पलट गई। घोड़े पर सवार ये शैडो मोनार्क सिल्वर सोल्जर्स को अपनी लंबी तलवार से काट रहा था और अपनी कमांडर्स अथॉरिटी से कुचल रहा था। वही कमांडर्स अथॉरिटी जो जिनवू के पास भी है। शैडो सोल्जर्स मर के भी वापस जिंदा हो रहे थे अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए। शैडो मोनार्क जहाँ
जहाँ भी जाता उसके पीछे बस तबाही का मंजर था। ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध शैडो मोनार्क जीत जाएगा, लेकिन फिर युद्ध भूमि में कोई और आ गया। इधर दूसरी तरफ जिनचुल चोई और चाहीन को लेके डबल डंजन के गेट पर आ गया था। गेट खोलते ही ये देखते हैं कि यहाँ मूर्तियाँ टूटी पड़ी थी। जिनचुल कहता है कि मतलब डबल डंजन सच में था और उस समय जिनवू ने सच बोला था। आर्किटेक्ट इन्हें देख बोलता है कि अरे तुम इंसानों को तो मैंने यहाँ नहीं बुलाया। उसे बात करते देख इन लोगों को यकीन नहीं होता, क्योंकि इन्होंने पहली बार किसी मैजिक बीस्ट को बात करते हुए सुना था। आर्किटेक्ट कहता है कि शांत रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा की नींद खराब करने की। वो देखते हैं कि उसके सामने जिनवू खड़ा था, लेकिन वो सो रहा था। एक आदमी चिल्लाता है कि जिनवू वहाँ क्या कर रहा है, तो आर्किटेक्ट एक झटके में उसके साथ 3 और हंटर्स को मार देता है और बोलता है कि तुम इंसान राजा को बलि चढ़ाने के लिए बिल्कुल सही रहोगे। हम वापस जिनवू के सपने पर आते हैं, जहाँ शैडो मोनार्क युद्ध को जीत रहा था, लेकिन तभी यहाँ 2 पोर्टल्स खुलते हैं। एक पोर्टल में से डीमन किंग, मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स और उसकी सेना निकलती है। जिनवू पहचान जाता है कि ये तो डीमन जाति के लोग हैं, यानी एसिल की क्लैन के। और दूसरे पोर्टल में से एक बड़ा सा सफेद भेड़िया और उसकी सेना निकलती है। इस भेड़िया का नाम है राकन, किंग ऑफ बीस्ट एंड मोनार्क ऑफ फैंक्स। और ये दोनों सेना शैडो मोनार्क के सामने जाके खड़ी हो जाती है और फिर ये लोग शैडो मोनार्क पर ही हमला कर देते हैं। लेकिन ये शैडो सोल्जर्स बार बार मर के भी वापस रीजनरेट हो रहे थे। अगर ये सेना जिनवू की होती तो उसका माना ही खत्म हो जाता। मानो इस मोनार्क के पास माना का भंडार है। पर जिनवू को समझ नहीं आता कि ये मॉन्स्टर्स की सेना शैडो मोनार्क पर हमला क्यों कर रही है। शैडो मोनार्क तो मॉन्स्टर की साइड लड़ रहा था ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन मॉन्स्टर की शैडो मोनार्क से कोई पर्सनल दुश्मनी हो। हम देखते हैं कि शैडो मोनार्क फिर भी इन दोनों सेनाओं को हरा देता है। हारने पर वो भेड़िया राकन तो भाग निकलता है, लेकिन डीमन किंग बहुत घायल हो गया था और भागने की हालत में नहीं था। शैडो मोनार्क बोलता है कि हमारे पास अच्छा मौका था, हम साथ मिलकर इस युद्ध को खत्म कर सकते थे, पर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। डीमन किंग उसका मजाक उड़ा के उस पे हंसने लगता है। शैडो मोनार्क फिर से पूछता है, मेरे सवालों का जवाब दो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। अब डीमन किंग हंसते हुए कुछ तो बताता है, लेकिन वो सब हमें सुनने को नहीं मिलता। उसकी बातें सुन शैडो मोनार्क गुस्सा हो जाता है और उसे गर्दन से पकड़ के उठा देता है और उसकी गर्दन मरोड़ के उसे जान से मार देता है। जिनवू सोचता है कि ये आंखें तो मैंने कहीं देखी है। डीमन किंग अपना मास्क हटाता है और जिनवू को पता चलता है कि ये तो बारन है, द डीमन किंग। ये यहाँ क्या कर रहा है? दोस्तों असल में ये असली बारन है और जिस बारन को जिनवू ने हराया था वो बस एक क्लोन था जिसे सिस्टम ने तैयार किया था। खैर, जिनवू अब देखता है कि वो खुद उस शैडो मोनार्क की बॉडी में आ गया है। उसे पता भी नहीं चलता कि ये कब हुआ। तभी उसे अपने अंदर कुछ महसूस होने लगता है। वो देखता है कि अब उसके अंदर 2 दिल थे, एक तो उसका अपना और एक काला दिल था। जिनवू अब आसमान में देखता है तो उसमें से पंखों वाले कुछ वॉरियर्स नीचे आ रहे थे। इनको रूलर्स कहा जाता है। अभी के लिए इतना समझ लो कि मोनार्क अगर अंधेरा है तो रूलर्स लाइट हैं। खैर, ये मेमोरी यहीं पर एंड हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इतनी देर से डंजन में क्या चल रहा था। आर्किटेक्ट अपने स्टैच्यूज को ऑर्डर देता है इन सभी हंटर्स को मारने के लिए और बोलता है कि अगर तुम में से कोई जिंदा बच गया तो तुम्हें महान राजा का जन्म देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वो बड़ा स्टैच्यू अब लेजर से इन पे हमला कर देता है। चोई अपनी फायर से उस पर धमाका करता है और बाकी हंटर्स से कहता है कि इन छोटे स्टैच्यूज को खत्म कर दो। जिनचुल एक स्टैच्यू को मुक्का मारने जाता है, लेकिन उसे तो खरोच भी नहीं आती। फिजिकल अटैक के साथ साथ इन पे मैजिक अटैक्स का भी कोई असर नहीं हो रहा था। चोई बोलता है कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें जिनवू को जगाना ही होगा। वो जिनवू की तरफ एक आग का गोला फेंकता है, लेकिन आर्किटेक्ट सामने आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा की नींद भंग करने की। वो चोई को मार ही देता है, लेकिन तभी उसके टैंक्स सामने आकर आर्किटेक्ट को रोक लेते हैं। चाहीन अब इनमें सबसे तेज थी, तो जिनचुल उससे कहता है कि इन स्टैच्यूज को हम संभाल लेंगे, तुम जाकर जिनवू को जगाओ। चाहीन जिनवू की तरफ जाती है तो आर्किटेक्ट उसके सामने आ जाता है और वो उस पर अटैक करती है। तो आर्किटेक्ट तलवार से उसका कंधा काट देता है और बोलता है कि तुम में बस इतना ही दम है, तुम इंसान हमेशा मुझे निराश करते हो। जो सिस्टम मैंने बनाया है वो तुम्हारी हर चाल को प्रेडिक्ट कर सकता है, तुम इन्हें कभी नहीं मार पाओगे। तभी चोई उसके गाल पे एक धमाका करता है और बोलता है कि हमें जिनवू को जगाना ही होगा। चाहीन फिर कोशिश करती है, लेकिन आर्किटेक्ट उसे रोक लेता है और देखता है कि चाहीन के साथ शैडो अटैच थी। वो अब पूछता है कि तुम्हारा जिनवू से रिश्ता क्या है, जिस पर चाहीन बोलती है कि हम उसके दोस्त हैं जो उसे बचाने आए
आए हैं। आर्किटेक्ट बोलता है कि चलो फिर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। आज एक महान मोनार्क इस दुनिया में आने वाला है और मैं तुम्हें इस महान दृश्य को अपनी आंखों से देखने का मौका देता हूँ, लेकिन तुम्हारे बाकी इंसानी दोस्तों के साथ ऐसा नहीं होगा, उन्हें अभी मरना होगा। तभी उसे एक आवाज आती है, मेरे होते हुए नहीं। आर्किटेक्ट पलट के देखे उससे पहले ही उसके मुंह पर एक पंच आके लगता है। सब चैन की सांस लेते हैं क्योंकि जिन्वू जाग गया था। जिन्वू आर्किटेक्ट के ऊपर खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे शरीर के साथ क्या किया है। अब जिन्वू को देख आर्किटेक्ट हैरान हो जाता है। शायद वो सोच रहा था कि जिन्वू की बॉडी में वो शैडो मोनार्क आएगा। खैर वो कहता है कि तुम तो राजा नहीं हो, उसकी जगह तुम वापस क्यों आ गए, और इस ब्लैक हार्ट के साथ भी तुम जिंदा कैसे हो। जिन्वू देखता है कि इस ब्लैक हार्ट की वजह से उसका माना लेवल लाखों तक बढ़ गया था। जिन्वू समझ जाता है कि ये ब्लैक हार्ट इस आर्किटेक्ट ने नहीं दिया है, लेकिन वो सपने देखने के बाद भी जिन्वू को ज्यादा कुछ पता नहीं चला और न ही उसे पूरी कहानी पता है। वो आर्किटेक्ट से पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते थे और आखिर ये प्लेयर है क्या। आर्किटेक्ट अब बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, और वो बहुत गुस्से में चिल्लाने लग कि शैडो मोनार्क, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें क्या लगता है बाकी मोनार्क्स तुम्हें छोड़ देंगे। जिन्वू अब अपने डैगर्स को समन करता है और बोलता है कि मेरे सवालों का जवाब दो। आर्किटेक्ट अब उन स्टैच्यूज को भी जिंदा कर देता है जो गाना बजाना कर रहे थे। आर्किटेक्ट धमकी देता है कि अगर मुझे मार दिया तो मेरे स्टैच्यूज को कोई नहीं रोक पाएगा। जिन्वू कहता है कि फिर मैं तुम्हारे साथ इन सब स्टैच्यूज को भी मार दूंगा। आर्किटेक्ट बोलता है कि मैं इस सिस्टम का क्रिएटर हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो। जिन्वू उसकी बात काटते हुए कहता है कि तो क्या मैं वापस ई रैंक हंटर बन जाऊंगा। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और जो सिस्टम पहले ही बन चुका है वो उसके क्रिएटर के मरने से खत्म नहीं होता। ये सुन आर्किटेक्ट बहुत डर जाता है और सिस्टम से जिन्वू की शक्तियां वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम उसे एक्सेस ही नहीं दे रहा था, मानो जिन्वू ने उसका पासवर्ड बदल दिया हो। जिन्वू बताता है कि मैंने पहले ही सोच लिया था कि ये सिस्टम मुझे यूज कर रहा है, तो मैं भी इस सिस्टम को यूज करूंगा और इतना स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा कि मैं इस पूरे सिस्टम को ही निगल जाऊंगा। और मेरी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे डिजाइन में बहुत कमियां थी। ये सुन आर्किटेक्ट और गुस्सा हो जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और इतने में ही जिन्वू अपने डैगर से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। मरते हुए आर्किटेक्ट कहता है कि मैं एक भविष्यवाणी करता हूँ, जब आसमान में आग के बादल छा जाएंगे तब तुम्हारी मौत तुम्हें ढूंढती हुई आएगी। जिन्वू पलट कर कहता है कि तो आने दो। इसके बाद जिन्वू और बाकी सभी हंटर्स इस गेट में से बाहर निकल आते हैं। हंटर्स बुरी तरह से घायल हो गए थे और कई हंटर्स मारे भी गए थे। जिन्वू सोच रहा था कि असली आर्किटेक्ट शायद अब भी जिंदा होगा और ये उसकी असली बॉडी नहीं होगी। मुझे थोड़े जवाब तो मिल गए, लेकिन अभी भी सब कुछ पता नहीं चला। जिनचुल उसे बताता है कि इस डबल डंजन में 20 हंटर्स मारे गए हैं, जिनके लिए जिन्वू को बुरा लगता है। चाहीन यहाँ आकर जिन्वू से पूछती है कि वो ठीक तो है। जिन्वू कहता है कि हाँ, और तभी वो चक्कर खा के बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम जापान का सीन देखते हैं। उस गेट के पास ट्रक भर के माना स्टोन्स लाए जाते हैं। यहाँ पूरे 2 लाख टन माना स्टोन्स थे, जो कि यूरी के मैजिक सर्कल के लिए काफी होंगे। एक बार उसने मैजिक सर्कल बना दिया, फिर वो अपने आप ही चलता रहेगा। लेकिन यूरी किसी मैजिक बीस्ट को यहाँ सेंस कर पा रहा था। वो बोलता है कि तुम कौन हो, सामने आओ, लेकिन कोई नहीं आता। हम देखते हैं कि दूर एक बिल्डिंग पर एक आदमी खड़ा हुआ था, जो कोई और नहीं बल्कि जिन्वू के फादर इल हुआन थे, जो बोलते हैं कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है और असली खेल शुरू होने वाला है। हम देखते हैं कि गेट के आसपास ढेर सारे एस रैंक हंटर्स और मिलिट्री भी खड़ी हुई थी। इधर यूरी दारू पीते हुए बोलता है कि अगर मेरा प्लान कामयाब हुआ तो मैं अकेला एस रैंक गेट को रोकने वाला इंसान बन जाऊंगा। वैसे आसपास कितने एस रैंक्स खड़े हैं? उसे बताया जाता है कि यहाँ 15 एस रैंक्स मौजूद हैं। यूरी पूछता है कि बस अमेरिकन क्या कर रहे हैं, उन्होंने कोई हंटर नहीं भेजे? उसे बताया जाता है कि अमेरिका में भी एक एस रैंक गेट खुला है। इसके अलावा यूके और इंडिया में भी एस रैंक गेट्स खुले हैं, तो वहाँ के हंटर्स उनसे निपटने में बिजी हैं। तभी ये देखते हैं कि गेट में कुछ हो रहा था। दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं, जिसे हॉस्पिटल में होश आता है। जिन्हो आकर उसे बताता है कि वो सीधे 3 दिन बाद जागा है। ये सुनकर जिन्वू हैरान हो जाता है और जिन्हो से पूछता है कि उस जापान वाले एस रैंक गेट का क्या हुआ। हम वापस जापान में आते हैं, जहां उस गेट में डंजन ब्रेक हो जाता है और उसमें से एक जायंट बाहर आता है। यूरी कहता है कि ये काम तो बहुत आसान होगा और वो अपनी पावर से गेट पर बैरियर बना देता है। वो जायंट उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी उसके पीछे से एक और बड़ा जायंट आता है और वो अपनी तलवार घुमाकर एक बार में ही यूरी के बनाए बैरियर को
काट देता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने काफी डिटेल में सब कुछ समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा? क्या यूरी का बना बैरियर टूट जाएगा? क्या जिन्वू जापान की मदद करने जाएगा? ये सब हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे जल्दी लेके आऊं तो कमेंट बॉक्स में जापान जरूर लिखें। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।